नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हमारे देश में आजकल SC/ST एक्ट को लेकर बहुत सारे विवाद खड़े हुए हैं। जो समर समाज है वो सड़क पे आ गया है और बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो इस समय राजनीति में एक नए अंजाम की तरफ लेके जा रहे हैं। SC/ST एक्ट का ही प्रकरण चल रहा था और अचानक अब राफेल्स में जो घोटाला हुआ है, राफेल्स डील को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हावी हो रहा है, आजकल एक अलग तरह का माहौल दिख रहा है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने PM मोदी को चौकीदार चोर बताया है और इस प्रकार का स्लोगन देश में चल रहा है, जिस प्रकार से राफेल डील्स में घोटाले की बात की जा रही है, आज अपने इस शो में आज हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। और आज हमारे बीच में कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सूची विश्वास जी हैं। सूची विश्वास जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में राजनीति में जो ट्विस्ट है वो हमेशा हर डे कुछ ना कुछ नया आ रहा है, कुछ ना कुछ पब्लिक उसमें एंजॉय भी कर रही है, पब्लिक उसको लेके गुस्सा भी आता है। कभी SC/ST एक्ट को लेके विरोध होता है, कभी किसी घोटाले के नाम पे विरोध होता है। अभी हाल ही में इस दौरान जो चीज़ें चल रही हैं, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने राफेल्स को लेके एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है देश में, जिस प्रकार से उसमें घोटाले की बात की जा रही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बताया जा रहा है कि इसमें बहुत बड़ा मोदी सरकार ने घोटाला किया है और एक स्लोगन चल रहा है कि देश का जो चौकीदार चोर है, क्या कहेंगे इसमें 100% सच्चाई है, अक्षरशः ये सत्य है। यदि ऐसा न होता तो शुरू से आप देख रहे हैं लगातार स्टेटमेंट्स चेंज हो रहे हैं और जो मुख्य रूप से 4 बातें इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा उठाई गई हैं कि भाई 500 करोड़ रुपए का जो बन रही थी वो 1600 करोड़ रुपए अगर उस विमान की कीमत हो जा रही है तो किस आधार पर। निर्मला सीतारमण जी ने शुरुआत में ही कहा कि भाई इट्स अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, वी वोंट डिस्क्लोज द प्राइस, लेकिन उसके बाद भी उसमें लगातार बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा भाई HAL इतनी योग्य कंपनी नहीं है, ठीक है भाई, BSNL भी योग्य नहीं है तो जियो लॉन्च किया, IIT IIMs नहीं योग्य है तो जियो यूनिवर्सिटी लॉन्च किया, है ना। लाल किले की सुरक्षा में लोग योग्य नहीं है तो डालमिया को किराए पे दिया। तो ताजमहल में जो लोग शिवाला ढूंढ रहे हैं उनमें योग्यता और मौलिकता दोनों का अभाव है। और जब अगर कोई चीज नहीं है तो प्रधानमंत्री जी भाई हर बात पर ट्वीट करते हैं, सरकारी पैसे पे खर्चे पे मंच लगाकर वे आके सफाई देते हैं चुनावी रैलियों में, तो फिर वो ऐसे विषयों पे मौन क्यों है? तो डेफिनेटली समथिंग इज देयर एंड दे शुड स्पीक। हम चाहते हैं कि वो इस पर बात करें। जब 50,000 रुपए का ऋण देने के बाद किसान आत्महत्या करने के लिए विवश हैं, तो इतना भारी भरकम रकम लेके जो लोग देश के बाहर भाग जा रहे हैं और इस तरह के सौदे से जो अपने उद्योगपति मित्रों की जेब को भरने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्षता क्यों नहीं बरत रही, ये हमारा स्पष्ट प्रश्न है। जैसे कि आपने बताया कि जो ताजमहल जो है उसको किराए पे दिया जा रहा है, जियो यूनिवर्सिटी लॉन्च की जा रही है, IIT IIM जो है वो उस लेवल के साथ शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं देश को, जिस प्रकार से मोदी सरकार अपने ही सरकार में काम कर रही है। दूसरी तरफ मोदी सरकार कह रही है कि उसमें टेक्नोलॉजी को ज्यादा बढ़ाया गया, जो रेफरेंस का जो सौदा हुआ उसमें टेक्नोलॉजी उस समय का रेट कुछ था, उसका जब उसमें टेक्नोलॉजी को बढ़ाया गया, उसमें सुरक्षा की दृष्टि उसमें नए नए इक्विपमेंट लगाए गए, उसके बाद रेट देखिए क्या नया कर रहे हैं। 2014 में 31% जो मैंडेट मिला, जिस प्रकार जनमानस ने उन्हें अपार सहयोग समर्थन स्नेह देकर बैठाया सत्ता पर, क्या कोई योजना आप हमें बता दे दो। आप लीजिए FDI का विरोध किया था, स्वीकार किया, आधार कार्ड का विरोध किया था, स्वीकार किया, लैंड एक्विजिशन का विरोध किया, स्वीकार किया, GST का इतना भव्य आयोजन किया सेंट्रल हॉल में, एक 1 नेशन 1 टैक्स होना था उसको 5 स्लैब्स में डाला, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आप किस चीज को जोड़ के कहेंगे कि जो उन्होंने किया है? केंद्र में UPA सरकार की योजनाओं को कट कॉपी पेस्ट कर नए नियमों के साथ लागू किया है। डिमोनेटाइजेशन और GST जैसी जो चीजें उन्होंने लागू करी, देश की अर्थव्यवस्था के परखच्चे उड़ा दिए। और जब सवाल किया जाता है कि भाई जय शाह की कंपनी की तरक्की 16,000 गुना है और देश की अर्थव्यवस्था रुपए और डॉलर के मुकाबले दुर्गति की ओर है, तो मौन हो जाते हैं। तो कोई टेक्नोलॉजी, कोई मौलिकता ना तो केंद्र सरकार के पास, ना और वही प्रदेश सरकार का है। आप 1.5 साल का कार्यकाल यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का देख लीजिए, तो क्या है, जब गाय पे उनकी सुरक्षा हो नहीं पा रही है, बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं तो वो उससे रक्षा कर नहीं पा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से नवजात शिशु मर रहे हैं तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो क्या हमने उनका चयन पंचकोसी परिक्रमा करने के लिए किया था या कांवड़ यात्रा की सुरक्षा ड्रोन से करने के लिए किया था? सूची विश्वास जी, आपने देखा कि जैसा मोदी सरकार हमेशा विकास की बात करती है, विकास के मुद्दे लाती है, बोलती है कि हमने जो है शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया है, हमने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास किया है, हमने सड़कों परिवहन विभाग की बात करती है, इसके अलावा वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कह रही कि हमने विकास किया। उसके बावजूद देश में इतनी ज़्यादा किसानों को दिक्कत है, एक तरफ बेरोजगार जो है बोल रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दिए हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि किस प्रकार का कोई भ्रम फैलाया जा रहा है या कि
विकास जो है वो लोगों को दिख नहीं रहा। विकास किया है ना, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने बहुत विकास किया है। हमको फोटोशॉप करके चमचमाती सड़कें मिलती हैं, ग्लॉसी रोटियां मिलती हैं, मिशेल ओबामा की फोटो करके, पुतिन की फोटो एडिट करके मोदी जी की ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग की जाती है। तो 11-12 अरब रुपए का भुगतान अगर प्रधानमंत्री जी की प्रमोशनल कैंपेनिंग, ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग पे होता है तो निश्चय ही एक मायावी तंत्र तकनीक के माध्यम से खड़ा किया जा रहा है, जो भारतीय जनमानस के धरातल की कमजोरियों, दुश्वारियों और जनमानस के दुखों को दिखा नहीं पा रहा है। रुपया जो है वो लुढ़क चुका है डॉलर के मुकाबले। पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। हर दिन 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा बढ़ ही रहा है। जनता जो है, जनता को क्या चाहिए? जनता को शिक्षा चाहिए सस्ती, जनता को क्या चाहिए? स्वास्थ्य, उसको चिकित्सा की अच्छी सुविधा हो। इसके अलावा चलने के लिए उसको डीजल पेट्रोल चाहिए, और हर दिन बढ़ रहा है। और एक टाइम ऐसा था जब इन्होंने खुद उसका विरोध किया था, जब कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या आपको क्या लग रहा है, मोदी सरकार कहाँ, क्या रीजन हो सकता है? देखिए, हमने 60 बरस से ज्यादा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 60 बरस से ज्यादा भारतीय जनमानस की सेवा की है। चाहे आप गेल लें, चाहे भेल लें, चाहे नवरत्न कंपनियां लें, चाहे IITs लें, चाहे एम्स लें, हमारी उपलब्धियों को हम नहीं गिनाते। हमने लेकिन 4.5 बरस के कार्यकाल में जो हमारे प्रधान सेवक जी ने नेहरू जी की आलोचना से अपनी उद्घोषणा प्रारंभ की थी, और आज जबकि सरकार का कार्यकाल पूरा होने को आया, तो आप बहुत आसान तरीके से ये देख सकते हैं कि उनकी प्राथमिकता न कभी विकास था और न आगे विकास है। वो अपना बैंक बैलेंस फिलअप कर रहे हैं। उनको तो चाहिए कि वे अंबानी जी का एक जोड़ी जूता ले लें, और प्रधान सेवक उसको सिंहासन पे रख के, उसी प्रकार जैसे भरत ने राम का नाम लेके, वैसे ही भी अंबानी, आप देखिए ना, आप जियो यूनिवर्सिटी देखिए, आप रिलायंस डिफेंस देखिए, आप जिस प्रकार जो देश की कार्यशैली है, भाई लाल किला उन्होंने किराए पे दे दिया, हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको चला नहीं, साफ सफाई नहीं कर पा रहा था। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जाते हैं ताजमहल में शिवाला ढूंढते हैं। संगीत सोम के बयानों का मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगी, और जो उनके शांति दूत तमाम नेता हैं, मैं उनके नरम गरम बयानों को, तो सद्भाव को नष्ट करना, भारतीय जनमानस के सद्भाव और संस्कृति को नष्ट करना, इसके अतिरिक्त उनकी कोई प्राथमिकता है ही नहीं। उनकी कोई मौलिकता, उन्हें कोई जानकारी, उन्हें सरकार चलाने का कोई व्यापक अनुभव, और ना देखिए उनकी उपलब्धियां क्या है। उन्होंने अपना एक आलीशान, भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक आलीशान कार्यालय हजारों करोड़ रुपए लगाकर खड़ा किया। उन्होंने सारे प्रदेशों में जमीन खरीदी नोटबंदी के पहले। उन्होंने अपने सारे कार्यालयों को मजबूत किया। उसके बाद आप जय शाह के बेटे की तरक्की देखिए। जब एक अखबार ने उन पर मुकदमा किया तो 100 करोड़ का उन्होंने डिफेमेशन केस दायर किया। डिग्निटी ऑफ अ मैन, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो ओनली डिग्निटी ऑफ द मैन मींस जय शाह डिग्निटी ऑफ अ मैन में आते हैं, और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट क्या वो ह्यूमन बीइंग में भी नहीं आते। तो इधर योर डिग्निटी इज देयर, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द पीपल? हम एक मुद्दे की बात करेंगे। एक बहुत बड़ा इशू था, अभी लास्ट वीक चल रहा था, विजय माल्या। अरुण जेटली पे उन्होंने आरोप लगाया था विजय माल्या ने कि लंदन आने से पहले मैंने उनसे सेटलमेंट की बात की थी और मैं उनसे मिला था, और अरुण जेटली ने उसको पूरी तरह से इनकार कर दिया कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, यहाँ कॉरिडोर में हुई थी कहीं। इतना बड़ा बिजनेसमैन, क्या वो दौड़ते हुए सदन में उनके पास जाएगा और इन पर आरोप लगाएगा? क्या देखिए, जो माल्या जी का दिखा रहे हैं, उससे पहले आप देखिए दावोस के महासम्मेलन में आर्थिक में नीरव मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे ही खड़े हुए हैं। अगर उस समय वो भागे नहीं होते तो हम लोगों को यूपी इन्वेस्टर समिट और वाइब्रेंट गुजरात में भी दिखाई पड़ते। क्या ये संभव है कि देश से इतना पैसा लेके बाहर निकलना? शिक्षा माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, एजुकेशन माफिया, नकल माफिया, इन सबके जो मतलब छत्रप हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो कैसे ये संभव है कि बिना राजनीतिक संरक्षण एवं सहयोग के इतनी बड़ी घटनाएं प्रदेश या देश में घट जाए? डेफिनेटली मिलावट है, डेफिनेटली। अमित शाह ने कहा है कि अगर भारत में अगर दोबारा हमारी सरकार बनी तो आने वाले 50 सालों तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, और विकास के मुद्दों पर उन्होंने कहा कि अगर हमें जनता चुनती है। ये 50 साल जो उन्होंने बोला है कि 50 सालों तक, आने वाले 50 सालों तक, इस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली अहंकार और दम्भ जो है सर चढ़ के बोल रहा है। जो 4.5 साल का, ये उनके कार्य का नहीं है, ये जो उनको अजर अमर है, वो भूल गए हैं कि वो एक साधारण मनुष्य है, और भारतीय लोकतंत्र में समस्त शक्तियां जनमानस में सन्निहित हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पावर है। अगर कोई भी सोचता है कि वो निजामी हुकूमत करके या नादिरशाही फरमान देकर, और उनका दोष नहीं है भाई, 38 मुकदमों के आरोपी हैं, इतना शानदार उनका रिज्यूमे है, उनकी इतनी उपलब्धियां हैं भाई। आप जस्टिस लोया उठाइए, इशरत जहां उठाइए, सोहराबुद्दीन उठाइए, वही एकमात्र ऐसे पुरोधा है भारत की राजनीति में वर्तमान जो राज्यपाल को फोन मिला के कह सकते हैं कि सरकार बनाइए, येदियुरप्पा जी को मुख्यमंत्री घोषित करिए, बहुमत हम बाद में सिद्ध करेंगे।
तो भाई निश्चय ही 50 वर्ष क्या, वे 500 वर्ष का जो है अमरदान लेकर के उपलब्ध है, किंतु इतना अहंकार व्यक्ति को शोभा नहीं देता। SC/ST एक्ट के बारे में बात करेंगे आपसे। जिस प्रकार से देश में एक तरह का माहौल बन रहा है, आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से एक्ट बनाया गया है, जिस प्रकार से समर समाज एक्ट का विरोध कर रहा है, दोनों समाज के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां नहीं बढ़ रही हैं, या कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति तो नहीं है कि चुनाव आने को और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के नए नए षड्यंत्र कर रही है? देखिए, जो बीजेपी की पॉलिटिक्स का आधार है वो है पोलराइजेशन। वो सरकार में रहे या वो विपक्ष में रहे, उन्होंने हमेशा ध्रुवीकरण की ही राजनीति की है। जो भी नियम या कानून या संशोधन इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किए गए हैं, वो हमेशा आम जनमानस को लेकर के किए गए, वो किसी व्यक्ति विशेष, समूह विशेष या समुदाय विशेष को लेकर के नहीं किए गए। और अब जो इस तरह की है ना कि भाई दलित की बारात नहीं निकलने देंगे, या ऊना का मसला आप उठाए, या रोहित वेमुला में जो स्मृति ईरानी जी का जो नाटकीय भाषण था, आप उसे याद करें। अगर आप बंच ऑफ थॉट्स किताब देखें अजीत गोलवलकर जी वाली, उसमें कुछ हिस्से में देखिए सवर्णों का ही हितैषी चेहरा, जो वास्तविकता है भारतीय जनता पार्टी की, वो इस प्रकार की है। तो निश्चय ही इसके पीछे कहीं ना कोई उनकी, क्योंकि वंचितों एवं शोषितों या दलितों जो भी मतलब उनके हितों को साधने की ही राजनीति होनी चाहिए। यदि उनका वोट बैंक कन्वर्जन हो रहा है तो ये दुखद है। 2019 चुनाव आने वाला है और राहुल गांधी के नेतृत्व में जो है वो चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। आपको क्या लगता है कि किस प्रकार की स्ट्रेटजी लेके आप जनता के बीच में उतरेंगे, क्योंकि रूलिंग पार्टी जो है वो नए नए तरीके अपना रही है। इसके अलावा प्रदेश में और भी पार्टियां हैं जो अपने नए नए, जैसे शिवपाल यादव ने भी सेकुलर मोर्चा बना लिया। कहीं ना कहीं गठबंधन की भी बात आ रही है पार्टियों को। कांग्रेस क्या इस बार गठबंधन से चुनाव लड़ेगी या क्या कहेंगे इसमें? देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक वटवृक्ष के समान है भारत की राजनीति में। आप चाहे स्वतंत्रता आंदोलन से उठाइए, चाहे पिछले 60 वर्ष से, तो भूमिका उसकी निश्चय ही सभी दलों के बीच में सर्वप्रमुख ही रहेगी। रही बात गठबंधन की, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। दूसरा, सेक्युलर मोर्चा आपने कहा, तो इस देश को खतरा फासिज्म से है, सेक्युलरिज्म से नहीं। कट्टरवाद और सांप्रदायिकता का जो माहौल है, ऐसे में कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड लोगों को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर थ्रेट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और राहुल जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। वे प्रखर हैं, वे मुखर हैं, वे किसी प्रकार की एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग का सहारा नहीं लेते। उनकी बलिदान की पृष्ठभूमि है, उनके परिवार ने त्याग किया है, उनके अंदर वो सच्ची भावना है। अगर पद से प्रेरित होते तो सोनिया जी ने तो प्रधानमंत्री पद का त्याग किया था। और याद करिए कि अगर त्रिपुरा में सरकार बनानी है तो भारतीय जनता पार्टी की व्याकुलता देख लीजिए, और बना दी है तो उसके बाद खड़ाक से लेनिन की मूर्ति तुरंत गिरा दी। तो हमारा उद्देश्य सत्ता बनाना या सरकार बनाने से ज्यादा लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान के हितों की रक्षा करना है। हम उसी पर। सूची विश्वास जी, आपसे हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, या उसको प्रमुख सवाल भी कह सकते हैं इस इंटरव्यू का, कि जिस प्रकार से देश में राहुल गांधी की इमेज खराब की जा रही है, या उनकी इमेज को लेकर चुटकुले बनाए जा रहे हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, पार्टियां जो हैं वो उनका मजाक उड़ाती हैं। जैसे अभी जिस प्रकार से वो कैलाश पर्वत की यात्रा पे गए थे और उसके बाद उन्होंने जो फोटोज भेजी उस पर लोग चुटकुले उड़ा रहे थे, वो कहीं इंटरव्यू देते हैं, कोई बयान देते हैं, इवन पप्पू करके उनको संबोधित किया जाता है बार बार। तो क्या किसी मतलब लोकतंत्र में इस प्रकार से इतने बड़े मतलब राजनीतिक व्यक्ति को किसी पार्टी द्वारा, जो रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा अगर ऐसा कहा जा रहा है तो क्या सही है? 1984 के बाद से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का आधार प्रारंभ से ही गांधी परिवार को हिट करने से शुरू होता है। और इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने उंगली उठाई उन्हें HRD मिनिस्ट्री से लेके, ONGC से लेके, प्रधानमंत्री से लेके और विदेश मंत्रालय तक प्राप्त हुआ। वो चाहे पूर्व में सोनिया जी पर उठाई गई हो, चाहे वो वर्तमान में राहुल जी पर। एक प्रॉपर IT सेल उनका काम करता है कैरेक्टर एसिनेशन पर, और पेड प्रमोशनल एंड कैंपेन्स चलाए जाते हैं, डॉक्टर्ड, एडिटेड, टेलर्ड और मॉर्फ्ड वीडियोस। तो जो लोग वेल क्वालिफाइड हैं या जिन्हें टेक्नोलॉजी की समझ है, वो तो ये समझते हैं कि एक्चुअली वीडियो था क्या और उसको फोटोशॉप या एडिट करके किया क्या। जवाहरलाल नेहरू की बहुत सारी, महात्मा गांधी की बहुत सारी, मैं उसी पर आ रही हूँ। तो राहुल जी तो उस पीढ़ी के बहुत बाद के व्यक्ति हैं। जो लोग नेहरू जी पर, भाई अगर आप व्हाट्सएप या फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तब तो मैं नहीं जानती, किंतु अगर आप पुस्तकों से पढ़ के आए हैं, और मैं नहीं कहती आप सेंट स्टीफेंस या JNU से आए हो, सामान्य विद्यालय से भी अगर आपने हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल, मैं प्रधानमंत्री जी के ज्ञान पे सवाल नहीं उठाऊंगी, क्योंकि वो तो रैदास, कबीरनाथ, गोरखनाथ, वो तो सब AC, BC, DC सब एक साथ मिला के बताते हैं। तो जब नेहरू जी, जिन पर पूरी पूरी लाइब्रेरीज हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की 12 पन्ने पढ़ने की जिनकी हैसियत नहीं है, वो जब कमेंट करते हैं तो थोड़ा हास्यास्पद और थोड़ा मनोरंजक लगता है।
तो मैं कहूंगी कि लोगों को विधिवत अध्ययन की आवश्यकता है जो ऐसी बात करते हैं। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री भी हैं, वो भी सदन में खड़े होकर और उनके सामने ही उनके मजाक उड़ाते हैं, उनकी एक्टिंग करते हैं, मिमिक्री करते हैं। देखिए, आपको क्या लगता है कि ऐसा करना सही है? देखिए, प्रधानमंत्री जो देश को पहली बार जो है ना एक मायावी और दिव्य दृष्टि का प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ है, क्योंकि जैसे छोटा बच्चा 8th में होता है तो क्लास में 8 सब्जेक्ट्स पढ़ता है, फिर आप आते हैं तो बॉटनी जूलॉजी में रह जाते हैं, फिर ग्रेजुएशन में और कम होते हैं, पीएचडी आते आते आप एक सिनॉप्सिस एक लेक्चर पे, और जो जितना ज्यादा पढ़ता है वो कहता है कि भाई मुझे नहीं इतना। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अब देखिए ना उन्होंने नोटबंदी का इतना बड़ा फैसला लिया जी, तो वो इतना मायावी है, उनको इतना दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वो हर शब्द के इतने पुरोधा है कि वो, और उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस इतना गजब का है कि देश विदेश के मंचों पर वो इस प्रकार की बातें करते हैं। वो युगांडा जाते हैं, बताते हैं भारत की छवि जादू टोने की देश की थी। वो संयुक्त राष्ट्र संघ में खड़े होते हैं तो रो के बताते हैं कि भाई मेरी माँ की ये स्थिति थी मेरे। तो प्रधानमंत्री जी की तो बात ही मत करिए, वे दिव्य व्यक्ति, और उसके पीछे बहुत एक्सपेंस है भारतीय जनता पार्टी का। सुचि विश्वास जी, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का एकदम से हिंदुत्व के प्रति पहले मतलब कट्टर हिंदूवादी का एक छवि दिखाते थे, या जिस प्रकार से आरएसएस को दिखाया जाता था कि कट्टर हिंदूवादी है, उसके बाद एकदम से वो मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद से वो लौट के आते हैं, नेक्स्ट डे देखते हैं कि मोहन भागवत जी कहते हैं कि इस देश को सबसे बड़े नेता कांग्रेस ने दिए हैं, और जो मुस्लिम है, मुस्लिम के बिना हिंदुत्व नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि उनको कुछ खतरा लग रहा है और एकदम से उनका दलित प्रेम, मुस्लिम प्रेम, मस्जिद प्रेम, कांग्रेस प्रेम, क्या कहेंगे? जब इतने हजारों साल की गुलामी की हिंदुस्तान ने, तब हिंदू खतरे में नहीं थे। अब जबकि हिंदू हृदय सम्राट, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो हिंदू खतरे में आ गए। तो एक इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े नेता जब इतने बड़े मंचों से ऐसी बातें करते हैं तो बड़ा दुखद लगता है। दूसरा, हिंदुत्व का गठन हमारी 5000 साल पुरानी से ज्यादा पुरानी संस्कृति है। इसका गठन ये नागपुर के हेडक्वार्टर में नहीं हुआ है, ये भगवा राष्ट्र की परिकल्पना, ये संघ की जो देन है, जो मानसिकता है, जो भारत को विभाजित करने की उनकी साजिश है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करने की उनकी मंशा है, तो ये आधार में इसके संघ की कहीं ना कहीं राजनीति है। मोहन भागवत के बारे में क्या कहेंगे? इनका कांग्रेस प्रेम जो है एकदम से कि कांग्रेस ने देश को बड़े नेता दिए, लेकिन ऐसा तो नहीं कुछ चापलूसी कर रहे हैं अभी, इनको कोई डर लग रहा है सरकार नहीं आ पाएगी हमारी? देखिए, सरकार नहीं, अभी यही प्रश्न यदि यहाँ संघ विचारक डिबेट में मौजूद होते तो वो उनका पहला सेंटेंस होता कि संघ एक समाज सेवी संगठन है। तो मेरा इस प्रश्न के उत्तर में आपसे प्रश्न है कि यदि एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, और तो आज तक देखिए प्रधानमंत्री भी संघ से, मुख्यमंत्री भी संघ से, उपराष्ट्रपति संघ से, राष्ट्रपति संघ से, तो ये कौन सा कुटिल संगठन है जो समाज सेवा की आड़ में मुख्य धारा की राजनीति कर रहा है? अच्छा, अभी तक संघ खुल के सामने नहीं आ रहा, तो कभी नहीं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी पर संघ हावी है, लेकिन अब दिख रहा है कि कहीं ना कहीं संघ भी आ रहा है सामने, और लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ में मतलब काफी संबंध है एक दूसरे से। ये सदा से संबंध है। यदि ये समाज सेवी संगठन था तो हेल्पेज इंडिया से कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं हुआ, मिशनरीज ऑफ चैरिटी से कोई राष्ट्रपति हमें क्यों नहीं प्राप्त हुआ? आज पूरे देश के 10-12 मुख्यमंत्री आप उठाएंगे तो वो संघ से ही जुड़े हुए आपको मिलेंगे। तो संघ ही है और सदा से है, बस संघ का मुखौटा ये है कि हम समाज सेवी संगठन है, हमारा राजनीति से वास्ता नहीं। किंतु समय आने पर यह स्वयं सिद्ध हो गया कि संघ ने समाज सेवा की आड़ लेके मुख्य धारा की राजनीति में देश के सभी प्रमुख पदों पे आखिरकार संघ के लोगों को ही बैठाया है। एक आखिरी बिंदु है इसी पे कि इनका मुस्लिम प्रेम जो जगह है कि हिंदू जो है मुस्लिम के बिना अधूरा है, और एकदम से मोदी जी मस्जिद पहुंचते हैं और वहाँ पे मुस्लिम प्रेम दिखाते हैं। देखिए, इनकी कथनी और करनी में कभी कोई एका नहीं रहा, तो आप उनके शब्दों पे ज्यादा गौर ना करें। वो अभी कुछ दिखाएंगे, थोड़ी देर बाद वो उसको एडिट करके कुछ और दिखाने लग जाएंगे, बट उनकी जड़वत मानसिकता में सद्भाव स्थापित करना नहीं आता। वो एक ऐसे टॉक्सिक, एक ऐसे हिंसक समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां ये विभेद बना रहे और उनकी राजनीति और सत्ता चले। इन किरण प्रकार उनको सत्ता प्राप्त करना है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हमारे बीच में कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुचि विश्वास थी, जिनसे आज हमने जिस प्रकार से राफेल घोटाले को लेकर राहुल गांधी ने एक नया मुहिम चलाया है, पूरे देश में वो इस घोटाले की जांच की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा SC/ST एक्ट और बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पे बात की, जिस प्रकार से मोदी सरकार जो है विकास की बात कर रही है और देश में इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं। तो आज इस प्रकार से हमने प्रदेश प्रवक्ता सुचि विश्वास जी से बात की। सुचि विश्वास जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।